हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि आपको प्रोविजनली प्रमोट किया जा रहा था, पर अब एग्ज़ाम्स अनाउंस हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन ना हो रखी हो और आपको फिर भी एग्ज़ाम तो देने हैं, पास तो होना ही है। और जहाँ पे भी कोई भी सिविल सर्विस में जाओ, गवर्नमेंट सर्विस में जाओ, वो ग्रेजुएशन में 50-60% तो मिनिमम मांगते ही हैं। तो अच्छा होगा कि आप अपनी परसेंटेज बचा लो ताकि फ्यूचर में करियर ऑप्शंस खुले रहें। ओके, तो अब हम प्रिपरेशन करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के इनकम टैक्स की, जिसकी हमने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। वो सारे वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे। मैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में ऐड कर दूंगी। ओके, आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं सैलरी टॉपिक को। 2 थ्योरी क्वेश्चंस और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। जी हाँ, यहीं पे सॉल्व किया जाएगा पूरा का पूरा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो अपने मन में नहीं रखना, आप आराम से पूछ सकते हो और आपको आंसर करने की कोशिश ज़रूर से की जाएगी, जल्दी से जल्दी की जाएगी। ओके, क्या आप तैयार हो? ये सिंपली क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, कोई वीकली सीरीज से उठाए हुए हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हो तो यहाँ पे ही क्वेश्चंस है, यहीं पे आंसर है, तो आपको कुछ अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और इन केस अगर आपके पास है तो ये तो बेस्ट है, आप अपने आप से रिवाइज कर सकते हो। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट। लेट्स बिगिन। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये थ्योरी क्वेश्चन है आपकी वीकली सीरीज का। ठीक है, आप आराम से रेफर कर सकते हो, नहीं हो तो भी आप मेरे साथ साथ इस लेक्चर को फॉलो करो, आपको आएगा। ओके, यहाँ पर सैलरी के दो थ्योरी क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट है, इसमें 4 पार्ट्स पूछ रखे हैं कि इनकम टैक्स प्रोविजन में ग्रेचुइटी के रिलेटेड क्या दे रखा है, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव के अगेंस्ट क्या दे रखा है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और लीव ट्रैवल कंसेशन, इनके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है इनकम टैक्स में। ठीक है, तो जब भी आपको सेक्शन कुछ नहीं पता तो भी क्या बोल सकते हो आप, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें ये पता है। ठीक है, आप ऐसे करके अपनी क्या कर सकते हो, आंसर को चालू कर सकते हो। ओके, अब ग्रेचुइटी क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। 4 पार्ट है, एक एक करके करेंगे। ग्रेचुइटी क्या है? ग्रेचुइटी सिंपली क्या है, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन में 10 में क्या मिलता है, इसका एग्जम्पशन मिलती है। एग्जम्पशन मतलब कुछ पोर्शन टैक्स फ्री किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ग्रेचुइटी मिल गई 6 लाख रुपए, तो हम अभी कुछ कैलकुलेशन करना सीखेंगे, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी 10 सबसेक्शन 10 में। ठीक है, जो पोर्शन होएगा, फॉर एग्जाम्पल एक बार मान लो 1 लाख रुपए, तो बचा हुआ 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। और ये बचा हुआ जो 1 लाख है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है हम ये भी देखेंगे। ओके, ग्रेचुइटी क्या है? ग्रेचुइटी सिंपली क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट मतलब ये नहीं कि आप 60 साल के हो जाओगे, नौकरी छोड़ के जा रहे हो तभी आपको रिटायरमेंट माना जाएगा। रिटायरमेंट मतलब सब कुछ, चाहे सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा हो, सीजेशन मतलब खत्म हो रहा है एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, चाहे वो ड्यूरेशन की वजह से हो, चाहे वो किसकी वजह से हो, चाहे वो रेजिग्नेशन की वजह से हो, या फिर एम्प्लॉयर ने आपका टर्मिनेशन दे दिया, कोई भी वजह से हो रहा हो, अगर एम्प्लॉयमेंट एंड हो रहा है तो वो कहलाता है रिटायरमेंट। ओके, तो ग्रेचुइटी क्या है, रिटायरमेंट पे मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप उधर ही उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते भी जा रहे हो और आपको ग्रेचुइटी रिसीव हो गई। ओके, ग्रेचुइटी हमेशा कब रिसीव होती है, जब आप वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे टाइम ड्यूरेशन की वजह से, चाहे आपकी मर्जी हुई, आपने रिजाइन किया या उन्होंने आपको निकाल दिया। ओके, कोई भी वजह से अगर छोड़ के जा रहे हो वो कहलाता है रिटायरमेंट। तो ग्रेचुइटी क्या है, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। ठीक है, 10 सबसेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, याद रखना, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट है। इट इज जनरली पेएबल एट सीजेशन। इट इज बिकॉज सैलरी इज टैक्स्ड इन द ईयर इन विच इट बिकम्स ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुइटी इज एज फॉलोज। मतलब जब जैसे ही या तो रिसीव हो जाए या फिर ड्यू हो जाए, जो भी पहले हो जाता है तभी क्या हो जाता है, टैक्सेबिलिटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इससे मतलब आपको कोई एडवांस सैलरी मिल गई, अगले साल की अप्रैल की सैलरी आपको मार्च में मिल गई, तो वो इसी साल टैक्सेबल हो जाएगी जिस ईयर रिसीव हो गया। ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर मतलब अक्रूवल बेसिस पे होती है। अब इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिल रही है तो ये क्या है, ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। क्या है, होली एग्जम्प्ट। क्या है, होली एग्जम्प्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी बट नॉट एम्प्लॉयज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज होली एग्जम्प्ट। क्या, कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो और उसको अगर क्या मिले, ग्रेचुइटी मिले, तो वो क्या है, होली एग्जम्प्ट।
दूसरी बात, इन केस ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, अगर वो ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है तो क्या होगा, क्या किया जाएगा, कैलकुलेशन की जाएगी। 15 डेज की सैलरी ले, है ना, ऑफ दैट ईयर, या फिर 7 डेज की लेंगे इन केस अगर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, फॉर एग्जांपल कोई सीजनल है, ठीक है, एग्जांपल एक बार मान लो मैंगो का सीजन आता है, कोई मैंगो वाली कंपनी में एम्प्लॉयड है, तो वो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत कम समय के लिए रहती है, आई बात समझ, 1 महीना 2 महीना, ठीक है, परमानेंट नहीं है, 12 महीना नहीं चलता। तो अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए डेज कैलकुलेशन के लिए क्या लेंगे, 7 डेज, और वरना क्या लेते हैं, 15 डेज। अब 15 डेज क्या लेंगे, ऑफ एवरेज सैलरी, मतलब ये बोल रहे हैं 15 डेज इंटू एवरेज सैलरी, लास्ट 10 महीने की सैलरी उठाएंगे, उसको एवरेज कर देंगे, एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, क्या है, इंटू कहाँ गया, 10 months ऑफ सर्विस एंड इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। देखो कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, आपने 10 महीने की सैलरी कैलकुलेट की तो वो आपके पास आई 10,000 रुपये, एक बार मानते हैं, और 15 से इंटू कर दोगे, और 7 से इंटू कब करोगे, जब सीजनल होएगा, और इंटू कंप्लीटेड ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको काम करते करते 8 साल 10 महीने हो गए, तो कंप्लीटेड ईयर्स कितने, 8 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको काम करते करते 8 साल 2 महीने हो गए, कंप्लीटेड ईयर्स कितने, 8 साल। फॉर एग्जाम्पल, आपको काम करते करते 7 साल 11 महीने और 15 दिन हो गए, तो आपकी कंप्लीटेड ईयर्स कितने, 7 साल। आई बात समझ, जैसे ही ईयर कंप्लीट होगा, फिर चाहे महीने कितने भी हो जाए, जब तक वो पूरा साल नहीं बनता तब तक कैलकुलेशन में नहीं आएगा। मैक्सिमम लिमिट क्या है, 20,000, 20 लाख, और ग्रेचुइटी एक्चुअली रिसीव्ड। कैसे कंपेयर होता है, एक्चुअल में क्या रिसीव हुई, इसके अलावा 15 इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स, दूसरा अमाउंट आ गया, और तीसरा अमाउंट मैक्सिमम लिमिट क्या है, 20 लाख। इन तीनों में से विच एवर इज लोअर होगा, क्या होगा, विच एवर इज लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। किस में होगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में हो जाएगा। आ रही है बात, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। फॉर एग्जाम्पल, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद मिनिमम आपके पास आया, क्या आया, 1 लाख रुपए, तो 6 लाख मिली थी माइनस 1 लाख, तो 1 लाख का एग्जम्पशन मिल गया, 5 लाख क्या हो गया, टैक्सेबल हो गए। इतना सब आपको कैलकुलेट नहीं करना, पर अगर आपको पता है तो आप थियोरी क्वेश्चन को बहुत ही आराम से लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, चाहो तो अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ओके, ग्रेचुइटी क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे मिलेगा। सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट कब कब हो सकता है, रेजिग्नेशन हो, चाहे खुद से छोड़ के जा रहे हो, चाहे टर्मिनेशन हो रहा हो, चाहे ड्यूरेशन की वजह से हो रहा हो। अब ये अगर ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जाम, अगर दूसरा एम्प्लॉय है अदर देन गवर्नमेंट तो क्या होगा, ऐसे कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट आता है, ये अपना फर्स्ट पोर्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव्स। कई दफ़ा क्या होता है, आपको हर महीने कुछ कुछ लीव्स मिलती है, तो वो पेड लीव्स होती है, मतलब अगर आपने छुट्टी ली तो भी आपके पैसे नहीं कटेंगे। ओके, अगर आपने छुट्टी ली तो भी आपके पैसे नहीं कटेंगे, पेड लीव्स होती है। ओके, अब इन केस आपने नहीं लिया तो वो जमा होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 महीने तक छुट्टी नहीं ली या 3 महीने में एक ही छुट्टी ली, तो बाकी जो बच गई वो एक्यूमुलेट होती जाती है। ऐसे मान लो आपने 10 साल काम कर लिया, 15 साल काम कर लिया, तो वो लीव्स इकट्ठा होती जाती है। अब जब आपने रिटायरमेंट लिया, मतलब जब वो आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाओगे, तो जो इकट्ठा हो गई ना लीव्स, पेड लीव्स जो इकट्ठा हो गई, उसका पैसा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 200 लीव्स आपकी इकट्ठा हो गई, तो 200 इंटू जो भी पर डे की आपकी सैलरी है, जो भी है जिस भी हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मान लेते 1000 रुपीज़, तो 200 इंटू 1000, ओके, इतना रुपया आपको क्या मिल जाएगा, रिटायरमेंट पे, मतलब आप जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाओगे तो मिल जाएगा। ये किसके नाम पे मिलता है, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव्स। अर्न लीव्स मतलब कमाई हुई लीव्स, पेड लीव्स, और एनकैशमेंट मतलब उसके बदले में आपको कैश मिल रहा है। पढ़े अब क्या होता है ये, देखो सेकंड पढ़ो, प्रोविजंस रिगार्डिंग एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव्स। क्या बोल रहा है, लीव सैलरी इज टैक्सेबल, टैक्सेबल तो होती है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या बोल रहे हैं, कैश इक्विवेलेंट ऑफ टैक्स सैलरी ऑफ लीव सैलरी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अर्न लीव एट हिज क्रेडिट at the time of his retirement whether or superannuation or otherwise is exempt from। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेचुइटी भी एग्जम्प्ट थी और लीव एनकैशमेंट भी एग्जम्प्ट है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जब क्रेडिट में बच गया, मतलब आप जब छोड़ के जा रहे हो, फॉर एग्जांपल 200 दिन आपके पास पेड मिल गए, बच गए हैं जो, ठीक है, उसकी बात कर रहा है कि क्रेडिट में जो पड़े हैं, जब आप छोड़ के जा रहे हो और क्रेडिट में पड़े जितने दिन, उतना पैसा आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है वो फुल्ली एग्जम्प्ट है, ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है फुल्ली एग्जम्प्ट है। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होता है, इंक्लूडेड एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, PSUs बोलते हैं, लीव
सैलरी इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एग्जाम्पशन मिलेगी पर कैसी मिलेगी, ये अभी जो हम 2-3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, इनमें जो मिनिमम होगी उससे कंपेयर किया जाएगा, जो मिनिमम होगी उतना एग्जाम्प्ट कर देंगे। क्या है, जो एक्चुअली रिसीव हुई, कैश इक्विवेलेंट टू सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ अर्न लीव टू द क्रेडिट, जो एक्चुअली में है उनके पास। इसके अलावा 10 मंथ्स एवरेज सैलरी ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग 10 years आफ्टर इज रिटायरमेंट और सुपरएनुएशन और अदरवाइज। और इसके अलावा मैक्सिमम 3 लाख, जैसे मैक्सिमम वहाँ पे 20 लाख थी, यहाँ पे 3 लाख। इन चारों को कंपेयर किया जाएगा, जो सबसे कम होगा उतना अमाउंट एग्जम्पशन की तरह मिल जाएगा, बाकी बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि फुल्ली एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन मतलब आपको पेंशन मिलती रहती है पूरे टाइम आप रिटायर हो गए। आपने कई बार सुना होगा आपकी दादाजी की या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी पेंशन आती रहती है आफ्टर रिटायरमेंट। अच्छा, अब बात समझो, कम्यूटेशन मतलब इकट्ठा ले लेना, एग्रीगेट ले लेना, एक्यूमुलेटेड ले लेना। हर महीने 5-5 हज़ार ना लेके आपने एक साथ बोल दिया अरे एक बार मुझे 5 लाख दे दो। एग्जाम्पल, आपको घर खरीदना है, बच्चों की शादी करनी है, कुछ भी बड़ा काम आ गया, आपको मना किया वर्ल्ड टूर कर जाता हो यार, ठीक है, आपने क्या किया, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कर लिया। कम्यूटेशन मतलब इकट्ठा उठा लिया पेंशन का अमाउंट, तो क्या होगा, तो ये क्या है, आपके क्वेश्चन का पार्ट है। अब हम आंसर देखते हैं, क्या बोलता है आंसर। आंसर बोल रहा है प्रोविजन रिगार्डिंग कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन पेंशन इज अ लम सम पेमेंट। क्या है, लम सम, इकट्ठा उठा लिया, इन ल्यू ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट। इसके बदले आपको मंथली पीरियोडिकल पेमेंट्स मिलते रहे, इसकी जगह क्या है, ये लम सम पेमेंट है, ओके, और टैक्सेबल है। Any commuted pension received by an employee of central government, state government or local authority or statutory corporation is wholly exempt from tax under 10(10)(a। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, कम्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जम्प्ट है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड एंटिटीज, इनके लिए भी एग्जम्प्ट है। इन केस ऑफ एम्प्लॉइज रिसीव्स ग्रेचुइटी द कम्यूटेड पेंशन इज 1/3। अगर उसको ग्रेचुइटी भी मिल रही है और पेंशन भी मिल रहा है तो एग्जम्प्ट कितना मिलेगा, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। जबकि अगर वो उसको क्या नहीं मिल रहा, ग्रेचुइटी नहीं मिल रही, सिर्फ और सिर्फ पेंशन मिल रहा है, तो कितना मिलेगा, 1/2, हाफ मिलेगा। आ रही है बात समझ, और यहाँ पे 1/3 मिलेगा। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, 1/3 मिलेगी अगर ग्रेचुइटी के साथ पेंशन मिल रही है, और सिर्फ ग्रेचुइटी मिल रही है तो एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, हाफ मिलेगी, ओके। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जम्प्ट है। और मंथली पेंशन का क्या सीन होता है, अनकम्यूटेड बोलते हैं उनको, तो अनकम्यूटेड लिख लो, अनकम्यूटेड, या फिर आप क्या बोल सकते हो, मंथली, पीरियोडिकल, या फिर पीरियोडिकल। ये क्या होती है, हमेशा टैक्सेबल, ऑलवेज टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हमेशा टैक्सेबल, टैक्सेबल ऑलवेज, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ये नोट में लिख सकते हो, और बाय चांस क्वेश्चन आ जाता है कम्यूटेड की जगह अनकम्यूटेड पूछ लिया तो भी आप ये बता सकते हो, ओके। आई बात समझ। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है, लास्ट क्या आता है, लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके कुछ, वो और उनकी फैमिली जो टूरिंग करती है, जर्नी करती है, उसमें से भी कुछ चीज़ें एग्जम्प्ट हो जाती है, उनके ट्रैवल के खर्चे एग्जम्प्ट हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं हर महीने चल जाओ, दे रखा है कि साल में 2 बार गए, 1 बार गए, ठीक है, 4 साल में कोई भी 2 ट्रिप्स क्या होती है, एग्जम्प्ट हो जाती है, मतलब उनको पैसा मिल जाता है उनका। ये क्या कहलाता है, लीव ट्रैवल कंसेशन, ओके। लीव ट्रैवल कंसेशन क्या है, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 5 में। सेक्शन नहीं भी याद रहे, अब लास्ट टाइम में हो सकता है इतना याद नहीं हो रहे हो तो कोई बात नहीं, पर ये एक बात याद रख सकते हो, क्या है वो, कि सारी एग्जम्पशन सेक्शन नंबर 10 में मिलती है। सबके सबसेक्शन अलग अलग होते हैं, पर सारी एग्जम्पशन मिलती कैसे, सेक्शन नंबर 10 में। सारी डेफिनेशंस होती किसमें, सेक्शन नंबर 2 में, किसकी, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अगर नहीं भी आ रहा तो भी आप ऐसे चालू कर सकते हो, इसके आसपास का कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, तो कुछ नंबर तो आ ही जाएंगे, ओके। लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए शायद ये हेल्पफुल हो सकता है। डील्स विद एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेड टू द अमाउंट एक्चुअली स्पेंड, ठीक है, जहाँ तक एक्चुअली स्पेंड किया वहीं तक मिलेगा। द एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली टू इंडियंस एज वेल एज फॉरनर्स, दोनों को अवेलेबल है, एनआरआई हो तो भी। द अमाउंट एग्जम्प्ट अंडर दिस क्लॉज शैल इन नो केस एक्सीड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड। मतलब असली में तो लग गए 5,000 रुपये और आप एग्जम्पशन दे रहे हो 7,000 रुपये की, ऐसा कभी भी नहीं होता। पूरे इनकम टैक्स में ऐसा रूल ही नहीं है कि जो एग्जम्पशन मिल रही है वो एक्चुअल से ज़्यादा कभी भी नहीं मिलती,
नहीं मिलती ना, हमने ग्रेचुइटी देखा, ऊपर देखा, तो हमें क्या था, एक्चुअल रिसीव्ड कितना है उसको भी हमने कंसिडर किया था एग्जाम्पशन देते वक्त। तो एक्चुअल रिसीव से ज़्यादा एग्जाम्पशन कभी भी नहीं मिलती। ओके, द वैल्यू ऑफ एनी लीव ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस रिसीव्ड बाय ड्यू टू एन इंडिविजुअल और ड्यू टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर हिमसेल्फ और हिज फैमिली, दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है, फैमिली और हिमसेल्फ दोनों, वो और उसकी फैमिली दोनों के लिए, इन कंसेशन इन कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग ऑन लीव टू एनी प्लेस इन इंडिया इन इज एग्जाम। अब इंडिया में ही घूमना चाहिए, किस में घूमना चाहिए, इंडिया में ही घूमना चाहिए। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली इन कनेक्शन विद हिज प्रोसीडिंग्स टू एनी प्लेस इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट इज एग्जाम। आफ्टर रिटायरमेंट वाला भी एग्जाम है। दिस एग्जाम्पशन शैल बी सब्जेक्ट टू such conditions as may be prescribed, including conditions as to the number of journeys and amount shall be exempt per head, having regard to the travel concession or assistance granted to the employee of the central government। यहाँ पे फैमिली में कौन कौन आ जाता है, स्पाउस, चिल्ड्रन। स्पाउस मतलब पार्टनर, हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है। स्पाउस और चिल्ड्रन दोनों जने आ गए। इसके अलावा पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर तभी आएंगे जब वो होली या मेनली डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे, होली या मेनली अगर उस इंडिविजुअल उस असेसी पे डिपेंडेंट होंगे तो ही जाके उस फैमिली का पार्ट बनेंगे, वरना क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर वो गया और उसके बच्चे गए, उसके स्पाउस गए और उन्होंने एक भाई भी ले गए, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल असेसी का भाई भी ले गए। ओके, अगर भाई डिपेंडेंट है तो क्या होगा, तो एग्जाम्पशन में क्लेम हो जाएगा। और भाई इंडिपेंडेंट है, मतलब खुद का खर्चा खुद चलाता है, डिपेंडेंट नहीं है, होली इंडिपेंडेंट ही, तो क्या होगा, तो उसके खर्चे नहीं मिलेंगे, बाकी पूरी फैमिली का एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ओके, फैमिली में कौन कौन आता है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर तब आते हैं जब वो फुल्ली डिपेंडेंट हो, होली डिपेंडेंट हो, मेनली डिपेंडेंट हो। ओके, नेक्स्ट, अब ये एग्जाम्पशन मिलेगी, पर कैसे मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर जर्नी एयर से हो रही है तो यहाँ पे ना एक बात है, नेशनल कैरियर से होगा एयर इकोनॉमी फेयर, इकोनॉमी फेयर लिया जाएगा। आप बिजनेस क्लास से जा रहे हो यार, रीइंबर्स हो जाएगा, अपन तो बिजनेस क्लास के टिकट बनाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो चाहे बिजनेस से जाओ, चाहे आपको रीइंबर्स हो जाए, पर आपको एग्जाम्पशन किसकी मिलेगी, एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी क्लास की मिलेगी, बाकी को टैक्सेबल कर लिया जाएगा। मतलब एक तरीके से एम्प्लॉय को आप डायरेक्ट कैश ना देके, डायरेक्ट बैंक में क्रेडिट ना करके, आप उसको इन काइंड बेनिफिट्स दे रहे हो, टिकट्स करा के दे रहे हो, टिकट के पैसे रीइंबर्स कर रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है, फ्लाइट बुक करा के दे रहे हो, रहने का बुक करा के दे रहे हो, कुछ भी। तो ये सब क्या है, परक्विजिट्स। परक्विजिट्स मतलब इन काइंड बेनिफिट्स, कैश में मिलता है तो अलाउंस, इन काइंड में मिलता है तो, काइंड में मिलता है तो परक्विजिट। तो ये परक्विजिट सारे क्या है, टैक्सेबल है। तो चाहे आप किसी भी एयरप्लेन से जाओ, चाहे आप बिजनेस क्लास में जाओ, चाहे इकोनॉमी में जाओ, चाहे आपको कितना भी पैसा रीइंबर्स हो जाए, कितना भी पैसा कंसेशन मिल जाए, पर एग्जम्प्ट कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी फेयर होगा, नेशनल कैरियर से होगा, नेशनल कैरियर से होगा, और वो भी शॉर्टेस्ट रूट। इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से जाना है गुजरात और आप घूमते घामते जाओ, आप गोवा भी चल जाओ, फिर केरला भी चल जाओ, फिर आप बोलो यार मेघालय भी जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पे पहुँचो। आ रही बात समझ? तो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट रूट, जो डायरेक्ट रूट बनता है उधर का, उसका जो फेयर है वो भी इकोनॉमी क्लास का, उतना ही एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट, जहाँ पे ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन आर कनेक्टेड बाय रेल, ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेलवेज अलाउड है, रेलवेज अवेलेबल है, तो क्या करेंगे, एसी फर्स्ट क्लास शॉर्टेस्ट रूट, उस ट्रेन का फेयर लेंगे, कैसा लेंगे, फर्स्ट एसी का फेयर लेंगे, शॉर्टेस्ट रूट से लेंगे, उतना एग्जम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, या फिर एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस। नेक्स्ट, अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, तो क्या करेंगे, वहाँ पे जो डिलक्स कार, डिलक्स बस जाती है, डिलक्स, ठीक है, उसका शॉर्टेस्ट रूट ले लेंगे। और नो रिकॉग्नाइज पब्लिक सिस्टम है तो क्या करेंगे, वहाँ पे फर्स्ट क्लास एसी रेल का फेयर ले लेंगे, शॉर्टेस्ट रूट से अंदाजा करके। आ रही बात, शॉर्टेस्ट रूट ही लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और एकदम जेन्युइन अमाउंट लेते हैं। ओके, यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। नेक्स्ट एक और थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे, इसके जस्ट बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। इन्हीं क्वेश्चन के सपोर्टिंग में या ऐसा ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है, ऐसा नहीं बोल रही यही आएगा, पर अगर ये आ गया आपको तो आपको बहुत इजीली अटेम्प्ट करना सिखा दूंगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा आना ज़रूरी नहीं है, पर आपको अगर एक क्वेश्चन आपने कर लिया और मेरे से समझ लिया तो क्या होगा, अब अगर क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट करने की पोजीशन में रहोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे बताना। इसके अलावा भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब समझा रखा है, ठीक है, इसके अलग से वीडियोस बने हुए। तो अगर चाहिए हो, अगर आपको लगता है कि एटलीस्ट यार 2 यूनिट 3 यूनिट तो मैं पक्की करके जाऊँ, अच्छे से पढ़ के जाऊँ, तो आप वो लेक्चर्स भी ज़रूर से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन,
क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या बोलता है? एसपीएफ, स्टैट्यूटरी पीएफ अकाउंट प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, यूआरपीएफ मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ फंड। इन सबका ट्रीटमेंट अलग अलग दे रखा है। तो इनकम टैक्स के हिसाब से क्या डिफरेंस है, एक्चुअल में है क्या, वो बताना है। बहुत सिंपल है, अभी साथ साथ चलना, आराम से हो जाएगा। ओके, अगर क्वेश्चन आता है तो आप 4-5 पन्ने तो ऐसे ही भर सकते हो। कैसे भर सकते हो? आराम से। अगर आपको पता है तो उसके रिगार्डिंग आसपास का समझा दो, कुछ एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, गाने नहीं लिख रहे हैं प्लीज। चलो, प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ वेलफेयर स्कीम। क्या है? इज अ वेलफेयर स्कीम for the benefit of employees. Under the scheme, certain sum is deducted by the employer from the employee's salary as his contribution to the PF every month. हर महीने सैलरी जाती है तो बोलते हैं ना यार, है तो 60 की पर हाथ में 55 ही आते हैं। ऐसा सुना है कभी? है तो यार 70,000 पर जेब में तो सिर्फ 65 ही आते हैं हर महीने। तो वो 2-5 हज़ार जो कट जाते हैं वो किस बात के होते हैं? वो पीएफ के, ऐसे सब, ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट्स के। तो पीएफ भी ऐसा एक अमाउंट है जो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, सैलरी में से डिडक्ट कर लेता है, उस पीएफ फंड में जमा करवा देता है। क्या है? इज अ सर्टेन सम डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज सैलरी, ठीक है, एज इज कॉन्ट्रीब्यूशन, और जमा करवा दिया जाता है पीएफ में, उसके ही नाम पर पीएफ अकाउंट में जमा करवा दिया जाता है। दीज कॉन्ट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड इन टू अर्न इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट भी मिलता है इन पे। इट इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू एम्प्लॉयज पीएफ, एम्प्लॉय के पीएफ में हो जाता है। द एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स, अब एम्प्लॉयर भी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करता है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टू द पीएफ, ऑलमोस्ट इक्वल एम्प्लॉयर भी करता है। मतलब आपने 2,000 रुपये डाले तो एम्प्लॉयर भी 2,000 डालेगा, आपने 12% डाला, एम्प्लॉयर भी 12% डालेगा। ऐसा कुछ करके वो इतना अमाउंट क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं पीएफ में, ठीक है। दिस अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इन लमसम अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन इट। बाद में अगले 15 साल बाद आप विड्रॉ कर सकते हो और एक साथ में बड़ा अमाउंट मिल जाता है। एग्जाम्पल, एक साथ में आपको 60 लाख रुपए मिल गए, आप कोई बड़ी चीज़ करने की सोच सकते हो, आप नया फ्लैट लेने की सोच सकते हो, नया वर्ल्ड टूर या कुछ भी सोच सकते हो। पर यहीं पर आप खुद से अगर लगे रहते तो क्या 60 लाख जमा कर पाते? नहीं कर पाते, हो ही नहीं पाता। अगर कैश दिखता है, खुला पैसा दिखता है बैंक में, तो वो रुकता है क्या? नहीं रुकता, हिसाब भी नहीं होता। तो ये सब चीज़ें क्यों है? ताकि सेविंग एनकरेजमेंट हो। ओके, इंटरेस्ट के साथ मिलता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, नॉमिनी इज एंटाइटल, उसका जो नॉमिनी होगा उसको वो पैसा मिल जाएगा। अब पीएफ अकाउंट कितने? 3 टाइप के, एसपीएफ, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। स्टैट्यूटरी के बारे में पढ़ते हैं। अब स्टैट्यूटरी कब बनता है, कब किसको अप्लाई करना होता है? जब भी कोई ऐसा एम्प्लॉयर है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट की है, सेमी गवर्नमेंट के, या फिर लोकल अथॉरिटी के, या फिर यूनिवर्सिटी के, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और उनको अगर पीएफ जमा करवाना है तो वो कहाँ पे कराएंगे? वो हमेशा एसपीएफ में कराएंगे, दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ओके, कौन कौन कराएगा? गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज। अगर इनको पीएफ जमा करवाना है अपने एम्प्लॉय को, किस में कराएंगे? एसपीएफ में, ठीक है। इसके अलावा आरपीएफ, रिकॉग्नाइज पीएफ, ये एक फंड कौन सा होता है? जब भी आप पीएफ एक्ट के अंदर आते हो और आपको कुछ जमा करवाना है, फॉर एग्जांपल आपके पास 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, हु एम्प्लॉयज 20 और मोर एम्प्लॉयज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, उसको पीएफ में जमा करवाना इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। तो आप अब पीएफ एक्ट के अंदर आ गए। सिंस आप पीएफ एक्ट के अंदर आ गए तो आपको जमा क्या करवाना है? आपको आरपीएफ अकाउंट में जमा करवाना है, किसमें? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि वो रजिस्टर करेगी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन को अंडर पीएफ अकाउंट एंड कॉमर्स and commence a provident fund scheme for the employees in his organization. The registration should be done under this act after 3 years of its establishment. The establishment has a choice the following two alternatives. या तो ज्वाइन कर ले गवर्नमेंट स्कीम सेटअप बाय, या फिर मे स्टार्ट अ प्रोविडेंट फंड स्कीम इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। खुद का स्टार्ट कर ले या फिर गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग है उसमें कर ले। ये क्या है? इसके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स है, कोई चॉइस है, चाहे जैसे कर ले। अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ फंड क्या होता है? इन दिस कैटेगरी फंड्स आर इंक्लूडेड विच आर नाइदर स्टैट्यूटरी और नॉर रिकॉग्नाइज। जब स्टैट्यूटरी और रिकॉग्नाइज दोनों में ही नहीं कर सकते और फिर भी किसी को करने का मन है तो वो किस में करेगा? यूआरपीएफ में। दिस फंड कैन बी मेंटेन्ड बाय एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, जनरली इट इज मेंटेन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वाले ज़्यादातर क्या करते हैं? यूआरपीएफ में डालते हैं पैसा। ओके, अब यहाँ पे इनकम टैक्स में क्या करते हैं? देखो, अगर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो क्या करते हैं? रिबेट ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 88 इज अवेलेबल, एम्प्लॉयज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके खुद की कॉन्ट्रीब्यूशन पे मिल जाता है।
आरपीएफ में क्या होता है, अवेलेबल है, और यूआरपीएफ में नॉट अवेलेबल है, ध्यान रखना। एसपीएफ और आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन अलाउड है, पर यूआरपीएफ में नहीं है। मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ में पैसा डाला तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका क्या नहीं मिलेगा, उसकी रिबेट नहीं मिलेगी। आ रही है बात समझ? जबकि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का क्या सीन है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 12% तक तो अलाउड है, मतलब 12% से ऊपर क्या है वो टैक्सेबल हो जाता है। अप टू 12% ऑफ ग्रॉस सैलरी क्या है, अलाउड है, रिबेट की तरह मिल जाएगा, ठीक है। और यूआरपीएफ में, इन केस ऑफ यूआरपीएफ में भी एग्जम्प्ट है, ठीक है। यहाँ पे फुल्ली एग्जम्प्ट, यहाँ पे 12% तक है, ठीक है, और यहाँ पर फुल्ली। देख सकता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है 7.6%, ये अब 9.5% हो गया है, ठीक है। 9.5% तक क्या है, आप चाहो 9.5% नई रेट है, ठीक है। तो इतना तो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर जो भी मिलता है वो टैक्सेबल। फॉर एग्जांपल 10% मिला आपको इंटरेस्ट तो 0.5% टैक्सेबल हो जाएगा, 9.5% एग्जम्प्ट हो जाएगा। आपको 11% मिला मतलब 1.5% टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी 9.5% एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, रीपेमेंट वाला, जब रीपेमेंट मिलेगा तो क्या होगा, इन केस ऑफ यूआरपीएफ पूरा एग्जम्प्ट है, जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड में क्या होगा, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। आई बात समझ पक्का से? ये 2 थ्योरी क्वेश्चंस थे। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। ओके, मिस्टर हितेश इज एम्प्लॉयड विद राजन लिमिटेड, an Indian company having its manufacturing unit in London. For the last 10 years, Mr. Hitesh has been visiting India regularly for export promotion of company's product in India twice in a year and stays in India for 3 months every time. जब भी आता है 3 महीने रुकता है और 2 बार आता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट हर 3 महीने आता है, रुकता है, फिर जाता है। तो एक तरीके से 6 महीने वो इंडिया में, 6 महीने बाहर है, ऐसा बोल सकते हो आप। हर टाइम आ रहा है, ट्वाइस इन अ ईयर आ रहा है, और हर जब भी आता है जब 3 महीने रुकता है, मतलब 6 महीने रुक रहा है ऑलमोस्ट। 6 महीने मतलब 365 में से 182 डेज। रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या पढ़ा था अपन ने, एक 182 डेज या उससे ज़्यादा रह रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट, ठीक है। आंसर के पोर्शन पे आते हैं। देखो, सिंस हितेश वॉज इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज ड्यूरिंग द previous year and for more than 365 days during the previous immediately 4 years, so he is resident. क्या है, रेजिडेंट है, क्या है, रेजिडेंट है। ओके, अब मैं आपको ना एकदम छोटा सा एक फॉर्मेट बनाना समझाती हूँ कि जब भी सैलरी का क्वेश्चन आए तो प्लीज़ ऐसा एक बार फॉर्मेट बना देना, और जो भी अमाउंट बताती जाओ वैसे वैसे डालते जाना। आप ऑलमोस्ट 75 से 80% मार्क्स ले आओगे। 20 का है ना, तो 15 मार्क्स तो मिनिमम आ ही जाएंगे अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो, ठीक है, ठीक है। पहले लिखेंगे हम कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ असेसी का नाम, अपने यहाँ पे कौन है, मिस्टर हितेश, ठीक है, मिस्टर हितेश, कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर हितेश ऑफ टोटल इनकम। क्या कर रहे हैं अपन, टोटल इनकम निकाल रहे हैं, या इनकम फ्रॉम सैलरी, जो भी है, टोटल इनकम। ये देखो, इसका नाम दूसरा हो सकता है, ये दूसरी चीज निकाल सकते हो, सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर, फॉर असेसमेंट ईयर 2021 से 22, यही है ना इसका असेसमेंट ईयर। आ रही बात समझ? 2020 असेसमेंट ईयर क्या है, 2020 से 21, ठीक है, 20 और ये 21, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करो, हमेशा 2 कॉलम बना लो, एक आउटर कॉलम और एक इनर कॉलम, ठीक है। जो भी चीज़ टैक्सेबल हो वो डायरेक्टली यहाँ पे रख दो, और जो भी चीज़ टैक्सेबल नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल एक बार मान लेते हैं अगर ग्रेजुएटी है, ठीक है, ग्रेजुएटी आपको मिली 6 लाख रुपए, मैंने बोला था, अभी एक एग्जाम्पल लिया था, और एग्जाम्पशन भी दे दिया आपने। एग्जाम्पशन किस में दे दी, एग्जाम्पल सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 10 में आपने एग्जाम्पशन दे दी, कितनी दे दी, 1 लाख रुपए की। तो जो बच गया पोर्शन वो क्या है, टैक्सेबल, तो वो आउटर कॉलम में आ जाएगा। बात समझ रहे हो? जो भी पोर्शन टैक्सेबल है वो आपके आउटर पोर्शन में लिखा जाता है, और जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो इनर पोर्शन में लिखा जाता है। लिखा कैसे जाता है, कंप्यूटेशन ऑफ असेसी का नाम, किस चीज़ का कंप्यूटेशन कर रहे हो वो लिखोगे, और इसके बाद में कौन से असेसमेंट ईयर के लिए कर रहे हो, ये फॉर्मेट बनाना है। ओके, तो सिमिलरली हम यहाँ पे पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं कैसे करना है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब सैलरी है इसकी, आउटसाइड इंडिया 6 महीने की कितनी है, 12,000 पर मंथ, और इन इंडिया भी कितनी है, 12,000। अब रेजिडेंट है तो क्या होता है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, मतलब इंडिया में कमाओ चाहे बाहर कमाओ पूरी की पूरी टैक्सेबल है। मतलब 6 महीना इंटू 12,000 ये भी टैक्सेबल है, और 6 महीना इंटू 12,000 आउटसाइड वाली भी टैक्सेबल है, ठीक है। तो इसने क्या किया, 2 कॉलम बनाए, इनर कॉलम आउटर कॉलम, यहाँ पे
ठीक है, देखो 12,000 इंटू 6 टैक्सेबल कर दिया, 12,000 इंटू 6 ये इसको भी टैक्सेबल कर दिया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, RFA मिला है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, इसकी अलग से कैलकुलेशन होती है, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो अभी आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, वरना एक चार्ट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वो रेफर कर लेना। ओके, 2,000 पर मंथ का रेंट वसूली कर रहा है कंपनी, 2,000 कंसेशनल रेट, मान लो एक क्वार्टर मिलने वाला है रहने के लिए, वो 10,000 पर मंथ का है, पर कंपनी ने बोला यार 10,000 नहीं 2,000 ही दे देना, तो 8,000 का क्या है, परक्विजिट है, एक तरीके से ये मान सकते हो। ठीक है, बाकी ड्यूरिंग द ये इनकर्ड, ये 22,000 का उसको लंच मिला है, 22,000 का क्या मिला है, फ्री लंच मिला, मतलब पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तो देखो क्या किया है, यहाँ पे देखो लंच की फैसिलिटी इन इंडिया कितनी है, 22,000, पूरी की पूरी टैक्सेबल कर दी। आ रही है बात समझ। इसके अलावा अपन ने क्या देखा, RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन, क्या कर दिया, 2,000 पर मंथ से टैक्सेबल कर दिया। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, ये हो गया RFA हो गया, लंच फी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कार फैसिलिटी प्रोवाइड की है, 2000 सीसी की है। अब यहाँ पे क्या होता है, अलग से कैलकुलेशन दे रखी है, मतलब अगर 1600 सीसी से ज़्यादा का होता है तो क्या करते हैं, और 1600 सीसी से कम का होता है तो क्या करते हैं। ठीक है, और ये देखना पड़ता है कि एम्प्लॉयर की ओन्ड है या एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखी है या एम्प्लॉय की ओन्ड है, फिर खर्चे कौन दे रहा है, ऐसे सब देखकर एक बड़ा सा चार्ट बनता है। ठीक है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो आप हो सकता है इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी, वो एक बार देख लेना, इसके अलावा उसको थोड़ा सा लर्न कर लेना। ठीक है, देखो इसने क्या बोला, कार फैसिलिटी मिल रही है, मोटर कार फैसिलिटी इज टैक्सेबल, मिस्टर हितेश इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, कार इज गिवन फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज फॉर 6 months एंड ओनली पर्सनल यूज फॉर रिमेनिंग 6 months। 6 महीने के लिए तो क्या है, दोनों काम के लिए दी जा रही है, और 6 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए दी जा रही है। द कार फैसिलिटी हैज बीन वैल्यूड, जो 6 महीने के लिए अलग वैल्यूएशन होगी और बाकी 6 महीने के लिए अलग। जो 6 महीने के लिए वैल्यूएशन हो रही है वो 1600 सीसी से ज़्यादा की है, तो 2400 इंटू 6 महीना कर दिया अपन ने, ये अमाउंट आ गया। इसके अलावा यहाँ पे 3200 इंटू 6 महीना कर दिया। ठीक है, प्लस सिंस ये कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है, तो 10% डेप्रीसिएशन भी ऐड कर दिया सिंस ये पर्सनल यूज़ के लिए। और क्या कर दिया हमने, ये 53,000 की अमाउंट निकाल ली, ये हमारे ऊपर टैक्सेबल हो गया। देखो यहाँ पे 53,000 टैक्सेबल हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अपन ने अभी तक क्या किया, RFA लिया, एज इट इज डाल दिया, लंच फैसिलिटी को एज इट इज डाल दिया आउटर कॉलम में, जो ऊपर की ये सैलरी थी इसको भी डायरेक्ट डाल दिया। ठीक है, तो एक फॉर्मेट बनाओ और सैलरी जो भी टैक्सेबल लग रही है वो लिखते जाओ। ठीक है, एग्जाम्पशंस नहीं दोगे तो भी चलेगा, आपको ऑलमोस्ट मतलब 50, 60, 70% तक तो मार्क्स मिल ही जाते हैं अगर आप एग्जाम्पशन के कट जाएंगे, वो आपको अगर नहीं आती तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आपको क्या है, कॉस्ट ऑफ द कार दे दी, कार वाली चीज़ हो गई। मंथली एक्सपेंडिचर 3,200, ये पहले ही दे दिया उन्होंने, तो इसने अपन ने क्या किया, 3,200 को 6 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया था। ओके, वन ऑफ हिज सन इज स्टडिंग फॉर विच द कंपनी हैज स्पेंड 25,000, इसको भी डायरेक्टली टैक्सेबल कर दिया। देखो 25,000 सन स्टडिंग, 25,000 टैक्सेबल कर दिया, एज इट इज लिख दिया। रीइंबर्स किया एजुकेशन एंड हॉस्टल एक्सपेंसेस। ठीक है, देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये मिलता है 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। मतलब एग्जाम्पल, ठीक है, आपको जो भी पैसा मिला, फॉर एग्जाम्पल आपको मिला, एक बार के लिए मान लेते थे, अपने क्वेश्चन में देख लेते कितना मिला है। ठीक है, इसको कितना मिल रहा है, रीइंबर्स हो रहा है एजुकेशन और हॉस्टल एक्सपेंस, कंबाइंड अलाउंस कितना मिल रहा है, 2,000 पर मंथ। कितना मिल रहा है, 2,000 पर मंथ, मतलब 24,000। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 24,000 उसको मिला, 24,000 मिला, क्या मिला, कंबाइंड अलाउंस, कंबाइंड अलाउंस मिला। ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, कंबाइंड अलाउंस मिला, इसमें से हम कर देंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को एग्जाम्प्ट कर देंगे। एक बच्चा है तो 100 रुपया इंटू 12 महीना इंटू 1 चाइल्ड। ठीक है, कितना हो गया, 1,200 रुपये। ठीक है, इसके अलावा हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस भी मिला है। तो हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस कैसे मिलता है, हॉस्टल एजुकेशन
हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस कैसे मिलेगा? 300 रुपया इंटू 12 मंथ इंटू 1 चाइल्ड, कितना हुआ? ये भी हो गया 3600। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बचा हुआ क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो क्या किया, 100 और 300, 100 क्यों दिया है चिल्ड्रन एजुकेशन का और 300 क्यों दिया हॉस्टल का, इंटू 12 मंथ्स इंटू 1 चाइल्ड, कितना हो गया? 4800। इतना माइनस कर दिया, बचा हुआ टैक्सेबल हो गया। आ रही बात समझ? इंसेंटिव रिवॉर्ड दिया जा रहा है। इसके बाद में क्या हो रहा है? एक्सीडेंट पॉलिसी ली है और इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। एक्सीडेंट पॉलिसी क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। तो जो 3000 रुपये लिए वो एग्जम्प्ट है, वो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। 3000 का कुछ नहीं किया, 13000 टैक्सेबल हो जाएगा एज इट इज। इसके अलावा उसको इंसेंटिव रिवॉर्ड मिला 21000 का, ये भी एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो अमाउंट अपन ने किया, जो हमारे पास टोटल आया उसमें से हमेशा स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं अंडर सेक्शन 16। हमेशा 50,000 की डिडक्शन मिल जाती है। ये जो बचा वो अपने पास क्या गया? इनकम फ्रॉम सैलरी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बहुत ही क्लियर है। कोई भी केस में अगर डाउट हो तो प्लीज़ पूछना। एग्जाम क्वेश्चन आता है ऐसे सिमिलर फॉर्म में आएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़ते जाओ, फॉर्मेट बनाओ और वैल्यूज डालते जाओ। अगर एक दो एग्जाम्शन बाई चांस रह भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बने रहो, साथ साथ चलते रहो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।